हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम DSSB TGT नेचुरल साइंस से रिलेटेड कंप्लीट स्ट्रेटजी डिस्कस करने वाले हैं। और इवन आप ये देखेंगे कि जब ये वीडियो ख़त्म हो रहा होगा यानी लास्ट हो रहा होगा तो आप देखेंगे ये केवल DSSB के लिए नहीं बल्कि हर एक TGT एग्जाम के लिए ये स्ट्रेटजी बहुत ही अच्छी होगी, आपके लिए हेल्पफुल होगी। तो देखिए, आपको इतना पता है कि DSSB में 200 मार्क्स का पेपर होता है, जिसमें से आपको 100 मार्क्स का जनरल पेपर आता है और 100 मार्क्स में आपसे साइंस पूछी जाएगी। और साइंस में आपसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी ये तीनों ही पूछा जाता है, जिसमें से 10 मार्क्स का आपका पेडागोगी आता है, यानी साइंस पेडागोगी बोल दीजिए या फिर नॉर्मली पेडागोगी वहाँ पे आती है, जिसको आप जो है PYQ के थ्रू जो है कवर कर लीजिएगा। अब यहाँ पे हम जो डिस्कस करेंगे वो हमारा डिस्कशन होगा 90 मार्क्स के लिए, यानी हम अपने इस एग्जाम में 90 मार्क्स को कैसे गेन करें, कौन से बुक को फॉलो करें और कहाँ से पढ़ें, ये सारी चीज़ें इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे देखिए, बेस्ट रिसोर्स क्या है, बेस्ट बुक क्या है, ये दो चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं कि इस वीडियो में हम क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं। तो यहाँ पे हम सबसे पहले आपको बताएंगे बेस्ट बुक क्या होगा हमारा, NCERT। अब NCERT ही क्यों है ये भी बताएंगे। और NCERT में क्या होगा, क्लास 11th एंड 12th। तो आप सोचेंगे 9th 10th का क्या करें हम, क्योंकि सब लोग तो बोलते हैं 9th 10th भी करना है, तो इसको भी अभी हम आपको बताएंगे। प्रूफ क्या है, मतलब NCERT ही क्यों करनी है, इसकी प्रूफ क्या है, ये अभी हम आपको दिखाएंगे कि क्वेश्चन डायरेक्ट फ्रॉम NCERT लाइन, यानी NCERT के लाइन से ही क्वेश्चन किस तरह से बनते हैं, ये भी अभी हम आपको दिखाएंगे। अब देखिए, रिसोर्स क्या होगा, रिसोर्स जो है वो फ्री वीडियोज ऑन यूट्यूब पे ही आपको सारी वीडियोज मिलेंगी। अब वो कहाँ से करनी है, कैसे करनी है, वो सब कुछ मैं अभी आपको बताऊंगी, जिसमें आपको ये मतलब जूलॉजी में 17 लेक्चर और बॉटनी में 21 लेक्चर, फिजिकल केमिस्ट्री में 8 लेक्चर, ऑर्गेनिक में 17 लेक्चर, इनऑर्गेनिक में 5 लेक्चर और फिजिक्स में 40 लेक्चर करना है। लेकिन अभी आप घबराना मत, इसको कैसे करना है ये सब कुछ हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो ये वीडियो देख के मतलब इतना इतना करना है, तो इससे आप बिल्कुल मत घबराइए। और हम यहाँ पे क्या डिस्कस करेंगे, हाउ आई कैन डू इट। जब आप इसको देखेंगे तो आपको लगेगा कि ये यार हमसे नहीं हो पाएगा, तो इसको कैसे करना है अभी मैं आपको बताऊंगी। तो यहाँ पे हम इसको भी डिस्कस करेंगे। अब देखिए, ये एक पॉइंट है कि योर एटीट्यूड मैटर इन योर सिलेक्शन, इस पर भी हम थोड़ी सी बात करेंगे। और एक कमेंट था किसी का, इस कमेंट को भी मैं यहाँ पे पिकअप करूँगी और उससे रिलेटेड भी थोड़ी सी बातें करूँगी। तो चलिए यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला पॉइंट हमारा क्या है कि बेस्ट बुक क्या है। तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं कोचिंग से रिलेटेड कुछ बातें करती हूँ। आप कोई भी कोचिंग ज्वाइन कर लीजिए, लेकिन सिलेक्शन कब होता है, जब हम खुद सेल्फ स्टडी करते हैं। तो सिलेक्शन तो सेल्फ स्टडी से होनी है, तो इस वजह से कोचिंग तो बिल्कुल भी प्रेफर मैं नहीं करती। सबसे बेस्ट होगा कि आप जो है सेल्फ स्टडी करिए। कैसे करना है इस वीडियो में सब कुछ अभी हम आपको बताने जा रहे हैं। तो देखिए, सबसे पहले क्या है, बेस्ट बुक क्या है हमारी, NCERT। अब NCERT क्यों है, तो चलिए ये हम यहाँ पे मैं आपको कुछ क्वेश्चंस दिखाती हूँ। यहाँ पे मैंने KVS, DSSB और EMRS अभी जो हाल फिलहाल में हुआ है और HTET, ये सारे जो हैं क्वेश्चन उठाए हुए हैं कि आपको ये दिखाने के लिए कि देखिए 12th लेवल तक की NCERT से क्वेश्चन कैसे बनते हैं। ये आप देखेंगे, मैं यहाँ पे सोल्यूशन नहीं करवाऊंगी, बस क्वेश्चन आपको फटाफट दिखाती जाऊंगी। तो देखिए, ये जो आपको क्वेश्चन पूछा गया है बायोनोमियल नॉमेनक्लेचर से, ये आपको 12th की NCERT है, 11th की NCERT है लिविंग वर्ड, वहाँ पे आपको ये क्वेश्चन डायरेक्ट NCERT लाइन टू लाइन मिलेगी। तो आप इसको जाके चेक कर लेना। कुछ मैं NCERT के मतलब फोटोज लेके आई हूँ जहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे हैं। अब जब क्वेश्चन सारे NCERT से हैं तो कितना ज़्यादा हम प्रूफ आपको दिखाएंगे, तो कुछ प्रूफ दिखा दूंगी, तो उसको आप देख लेना। अब देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नीडोब्लास्ट। आप ये देखेंगे एनिमल किंगडम, क्लास 11th NCERT एनिमल किंगडम, वहाँ पे ये सारे पॉइंट मेंशन है, आप जाके खुद इसको चेक कर सकते हैं। नीडोब्लास्ट, जहाँ पे आपको सीलेंट डेटा में ये सारे पॉइंट टू पॉइंट मिल जाएंगे। मैं आपको ये क्वेश्चन बस इसलिए दिखा रही हूँ कि कितना जरूरी है NCERT को करना, NCERT को पढ़ना, वो भी 12th लेवल तक। अब देखिए, ये है क्वेश्चन डाइसैकेराइड शुगर, ये है बायोमोलिक्यूल का क्वेश्चन, जो कि ये अभी तीनों क्वेश्चन KVS के हैं, जो अभी हाल फिलहाल में हुआ था। अब यहाँ पे देखिए, टू विच ग्रुप ऑफ किंगडम फंजाई, ये है आपका बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन से क्वेश्चन, क्लास 11th से। नेक्स्ट है प्लूरोब्रैंकिया, ये भी आपका एनिमल किंगडम से क्वेश्चन है, क्लास 11th NCERT। ये है स्ट्रक्चर पैरापोडिया, किंगडम एनिलिडा, ये है एनिलिडा का क्वेश्चन, क्लास 11th एनिमल किंगडम से।
तो आप बस देखते जाइए फटाफट कि NCERT को पढ़ना क्यों जरूरी है। अब आप ये देखिए, ये भी KBS का क्वेश्चन है। ये यहाँ पे हार्ट से रिलेटेड यानी ह्यूमन हार्ट से रिलेटेड बातें की गई हैं और ये नॉर्मली आपका हार्ट स्ट्रक्चर से बातें हुई हैं। तो इसका अभी मैं आपको कटिंग भी दिखाऊंगी। तो ये भी है आपका क्लास 11th NCERT सर्कुलेशन से। ये आपको क्वेश्चन दिखेगा लिम्फ के बारे में पूछा गया है, सर्कुलेशन चैप्टर से ही है, क्लास 11th की NCERT से। ये भी आपको एज इट इज ये लाइन सारी मिलेंगी वहाँ पे। नेक्स्ट देखिए नॉर्मल एक्सपायरेशन के बारे में आपसे पूछा गया है। तो किसे कहते हैं यहाँ डेफिनेशन है, ये भी डायरेक्ट NCERT की लाइन है। नेक्स्ट देखिए ये भी जो है, ये दोनों क्वेश्चन डायरेक्ट रेस्पिरेशन चैप्टर से हैं, वो भी क्लास 11th NCERT से। ये देखिए ड्यूरिंग रेस्पिरेशन यानी रेस्पिरेशन कहाँ पे टेक्स प्लेस करता है, कहाँ पे होता है, ये भी आपका रेस्पिरेशन चैप्टर से ही है, क्लास 11th। मतलब एक एक चैप्टर कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कितने सारे क्वेश्चन एक एक सिंगल चैप्टर से उठाए हुए हैं। तो फ्रेंड्स घबराना मत, बिल्कुल अभी इस वीडियो में सब कुछ डिस्कस करेंगे। अब देखिए ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन ग्लाइकोलिसिस है हमारा फोटोसिंथेसिस से रिलेटेड, जो कि है हमारा क्लास 11th NCERT से। तो यहाँ पे क्या पूछा है, 3 कार्बन एटम कंपाउंड यानी जब आप देखेंगे ना ग्लाइकोलिसिस पढ़ेंगे वहाँ पे स्ट्रक्चर होते हैं, तो उस स्ट्रक्चर से ये क्वेश्चन पूछा गया है। अगर आप सोचेंगे 9th 10th से कर लेंगे, नहीं हो पाएगा। अब देखिए पोलन ग्रेन, ये भी आपका डायरेक्ट NCERT की लाइन में ये सब कुछ मिल जाएगा। आप इसको क्रॉस चेक कर लेना जाके, डायरेक्ट NCERT की लाइन से ही ये सारे क्वेश्चन उठाए गए हैं। ये भी आप उसी चैप्टर में देखेंगे जहाँ पे पोलन ग्रेन है, वहाँ उसमें बैक मतलब सबसे पीछे की तरफ में ये मिल जाएगा। ये देखिए ह्यूमन स्पर्मेटोजेनेसिस यानी ये ह्यूमन रिप्रोडक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन है, क्लास 12th की NCERT से। अब ये देखिए यहाँ पे मैं सबसे पहले आपको उस NCERT की कटिंग दिखाती हूँ, जितने क्वेश्चन अभी मैंने आपको KBS में दिखाए हैं कि किस तरह से डायरेक्ट वहाँ पे NCERT की लाइन से क्वेश्चन आए हुए हैं। तो ये देखिए ये NCERT की कटिंग है पोलन ग्रेन से रिलेटेड। तो यहाँ पे आप जब पढ़ेंगे वेजिटेटिव सेल जेनरेटिव सेल, आप जो है वीडियो को बैक करना, उस क्वेश्चन को एक बार रीड कर लेना क्योंकि मैंने रीड नहीं करा है, और उसके बाद इसको देखना तो आपको पता चलेगा कि इस पैराग्राफ से ही उस क्वेश्चन को जो है फ्रेम किया गया है। और यहाँ पे आगे देखिए ये है हमारा पोलन ग्रेन से ही रिलेटेड। और आप देखेंगे एक क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया था, कहाँ गया वो, हाँ ये क्वेश्चन देखेंगे, ये भी एक मतलब एक चैप्टर से दो क्वेश्चन थे। तो यहाँ पे देखिए क्या था, मैंने देखिए यहाँ पे KBS 2023 लिख भी दिया है। यहाँ से 2-3 लाइन को उठा लिया, एक लाइन लिख दिया, मतलब ऑप्शन बना दिया। और आप देखेंगे वहाँ पे यहाँ जो लिखा ना 2 मेल, उस क्वेश्चन में लिख दिया था 3 मेल गैमेट, और इसलिए वो ऑप्शन क्या हो गया था, रॉन्ग हो गया था। तो NCERT की लाइन को बहुत ही डीपली आपको पढ़ना पड़ेगा और समझना पड़ेगा। अब आगे देखिए, ये मैंने अभी आपको दिखाया रेस्पिरेशन किसके किसके बीच टेक्स प्लेस करता है। तो आपसे डायरेक्ट यहाँ से पूछा गया था कि इंडोथीलियम ऑफ ब्लड कैपिलरी और स्क्वैमस इपिथीलियम ऑफ एल्वियोलर, मतलब यहाँ से क्वेश्चन फ्रेम किया गया था। और आगे देखिए ये है इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। अभी आप जो है क्वेश्चन को रीड कर लेना, वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन रीड करना, उसके बाद इसको देखना, फिर आपको पता चलेगा कि डायरेक्ट मतलब इंस्पायरेटरी कैपेसिटी, एक्सपायरेटरी कैपेसिटी, ये डायरेक्ट जो है यहाँ से क्वेश्चन फ्रेम किया गया था। और हम आपको दिखाएं, हाँ ये फ्लूइड से रिलेटेड, अभी मैंने आपको लिम्फ यानी लिम्फ से रिलेटेड क्या क्वेश्चन था, इसके फंक्शन यानी इसके फंक्शन जो है यहाँ नीचे, ये जो है कैरीज फॉर न्यूट्रिएंट, हॉर्मोन्स, फैट, ये जो है यहाँ पे जैसे ABC के थ्रू ऑप्शन बना दिया और वहाँ पे आपसे पूछ लिया कि लिम्फ का फंक्शन क्या है। यानी देखिए क्वेश्चन मैंने लिख दिया कि यहाँ से 3 ऑप्शन बनाए गए थे। तो इस तरह से जो है NCERT बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए सर्कुलेटरी पाथवे में ही जो मैंने अभी आपसे बोला कि मतलब हार्ट स्ट्रक्चर से रिलेटेड जो क्वेश्चन बना था वो यहाँ कहीं से था, 1 मिनट रुकना, यहाँ से आप जाके देखना, इस लाइन से यहाँ पे जो लाइंस मेंशन है यही मतलब बीच से उठा लिया था कि बताइए हार्ट वाल, जैसे ये है ना इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम हो गया और एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टल हो गया, इससे जो है क्वेश्चन वहाँ पे बनाया गया था कि ये मतलब किसके किसके बीच में होते हैं। तो आप क्वेश्चन देखना, ये कटिंग देखना, आपको समझ आ जाएगा। अब सारे क्वेश्चन के प्रूफ तो हम दे नहीं सकते हैं, लेकिन बहुत मतलब बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं। अब जब क्वेश्चन ही इतने सारे हैं तो इतना सारा डिस्कस कर नहीं सकते हैं, फिर भी आपको इतना तो यकीन हो गया होगा कि 12th की मतलब 11th 12th की NCERT करनी बहुत ज़रूरी है।
तो चलिए अभी मैं आपको और भी, अभी तो मैंने आपको केवीएस के क्वेश्चन दिखाएं, अब और भी हम यहाँ पे कुछ अलग अलग एग्जाम के पेपर देख लेते हैं कि वहाँ पे क्या पैटर्न रहा है। तो मैंने आपसे क्या बोला, ये जो स्ट्रेटजी है ये आपको केवल DSSB में नहीं, हर एक एग्जाम में हेल्पफुल होगा। तो क्यों होगा, अब देखिए ये जो क्वेश्चंस हैं ये हैं HTET के। तो देखिए क्या है यहाँ पे, मोस्ट कंडक्टिव pH रेंज, यानी ये है आपका आयनिक इक्विलिब्रियम केमिस्ट्री का चैप्टर। उसके बाद देखिए फोटोसिंथेसिस कहाँ पे होता है, ये है आपका फोटोसिंथेसिस चैप्टर क्लास 11th NCERT से। उसके बाद देखिए कंसंट्रेशन एक्सपेंशन मूवमेंट इन वॉल ऑफ पाइप, ये है आपका डाइजेशन से रिलेटेड क्लास 11th NCERT। तो अब सारा क्वेश्चन नहीं देखेंगे, आप जो है देख लेना, मैं रैंडमली ऐसे एक एक क्वेश्चन बताती चल रही हूँ। अब ये देखिए आपका ये है किडनी के स्ट्रक्चर से रिलेटेड क्वेश्चन, यानी क्लास 11th NCERT। ये अमीबा वगैरह है। और ये देखिए डेंगू फीवर, यानी ये ह्यूमन हेल्थ से क्वेश्चन है। और प्लांट में क्या नहीं पाया जाता, ये सेल द स्ट्रक्चर ऑफ लाइफ, मतलब सेल डिवीजन, इन सब से है। फिर देखिए नोड ऑफ रेनबियर, यानी ये आप नर्वस सिस्टम जब पढ़ेंगे तो वहाँ पे ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। फिर देखिए माफ करना, ये HTET का नहीं, ये बिहार का अभी अभी जो एग्जाम हुआ है ये उसका क्वेश्चन है। ये मिसिंग लिंक बिटवीन बर्ड, ये आपका यूलूशन चैप्टर से है, यानी क्लास 12th। और मेलफिगियन ट्यूब्यूल कहाँ पे पाया जाता है, तो आप ये देखेंगे एनिमल किंगडम में ही ये आपको मेंशन किया जाता है, पढ़ाया जाता है। अब ये देखिए क्वेश्चन 10 ml ऑफ अ सोल्यूशन इन एच, यानी ये जो आपको यहाँ पे क्वेश्चन दिख रहा है ये भी आयनिक इक्विलिब्रियम से क्वेश्चन है। और ये PKA स्टैंड फॉर, ये भी आयनिक इक्विलिब्रियम क्लास 11th की NCERT से है। यानी जो केमिस्ट्री है, फिजिक्स है, बायोलॉजी है, सारे के सारे अप टू 12th लेवल पूछे जाते हैं। अब यहाँ पे देखिए ये आपको जो क्वेश्चन दिख रहा है ना, ये कहाँ गया, हाँ, कलरलेस स्पीसीज, ये आपका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से है, यानी क्लास 12th NCERT कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, क्लास 11th है या 12th कंफर्म नहीं है। अब ये देखिए कोल्बे इलेक्ट्रोलिसिस, ये है आपका हाइड्रोकार्बन, क्लास 11th की NCERT हाइड्रोकार्बन से। ये जो है जैसे हम पढ़ते हैं ना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत सारे रिएक्शन होते हैं, उसमें से कुछ नेमिंग रिएक्शन होते हैं, तो ये है नेमिंग रिएक्शन से क्वेश्चन। और ये तो आपका सिंपल क्वेश्चन है, ऐसा नहीं है कि सारा 11th-12th से है, लेकिन मैक्सिमम क्वेश्चन 11th-12th से है। अगर आप 9th-10th पढ़ भी लेते हैं तो सोचिए जो 11th-12th से आएगा उसका क्या करेंगे, अब छोड़ के तो सिलेक्शन होगा नहीं। अब यहाँ पे देखिए रेजिस्टेंस से क्वेश्चन है ये, और ये है काइनामेटिक्स से, ये वेवलेंथ, वायलेट, रेड, ये सब। फिर आगे देखिए और भी क्वेश्चंस, ये आपका देखिए फिजिक्स का है, वोल्टेज, यानी ये एम्पियर वगैरह जो करंट है, करंट इलेक्ट्रिसिटी का क्वेश्चन। अब यहाँ पे देखिए ये है ऑप्टिक्स से क्वेश्चन, ये है आपका ग्रेविटेशन से क्वेश्चन है, केप्लर्स लॉ से। उसके बाद देखिए तो इस तरह से ये बहुत सारे क्वेश्चन हैं। ये आपका बिहार का पेपर है, आप इसको रोक रोक के देख लेना। ये देखिए लेंज लॉ, ये है मैग्नेटिज्म ऑफ, मतलब मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेट, तो वहाँ पे आप लेंज लॉ पढ़ते हैं, तो पूछा किस पे बेस है, तो ये सब क्लास 12th में आप पढ़ते हैं। कॉस्मिक रेज हो गया, तो आप रोक रोक के क्वेश्चन देख लेना कि मतलब देखिए सबसे पहले जब हम एग्जाम देने जाते हैं तो हमको ये समझ आना चाहिए कि ये क्वेश्चन किस चैप्टर से है। जब चैप्टर याद आता है तो कॉन्सेप्ट याद आते हैं। ये यूनिट ऑफ साउंड हो गया, ये मतलब क्लास, मतलब ये तो 9-10 से भी हो जाएगा, 11-12 से भी। और ये देखिए ये सेमीकंडक्टर का क्वेश्चन, सेमीकंडक्टर तो आपको 9-10 में पढ़ाया भी नहीं जाता। मैं स्क्रॉल करती जा रही हूँ, आप देख लेना इसको, ठीक है। अब ये देखिए ये है थर्मोडायनेमिक्स का क्वेश्चन, ये है थर्मोडायनेमिक्स का क्वेश्चन। केमिस्ट्री में आप पढ़ते हैं वहां पे इंटेंसिव प्रॉपर्टी, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, ये उससे है क्वेश्चन। और पीएक्स ऑर्बिटल में नोडल प्लेन पूछा है, ये है आपका केमिकल बॉन्डिंग से रिलेटेड क्वेश्चन। फिर यहाँ पे देखिए ये भी केमिकल बॉन्डिंग का क्वेश्चन, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ये भी केमिकल बॉन्डिंग का क्वेश्चन। तो इस तरह से एक एक चैप्टर से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। अब ये देखिए ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ आयरन, ये भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड नहीं, सॉरी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड नहीं, ये आप कह सकते हैं रेडॉक्स जो चैप्टर होता है वहाँ से है ये। फिर देखिए हाउ मेनी सिग्मा पाई बॉन्ड, ये तो आपको नॉर्मली पढ़ाया जाता है
जीओसी में भी या फिर आईयूपीएसी या आइसोमेरिज्म में भी बताया जाता है, जो भी जहाँ बताना चाहे कह सकते हैं कि जीओसी में। अब देखिए मोस्ट स्टेबल कार्बोनियम आयन, ये भी आपको जीओसी में पढ़ाया जाता है। सब क्लास 11-12 से जितने भी क्वेश्चन है मैक्सिमम क्लास 11-12 से ही हैं। अब यहाँ पे देखिए ये क्वेश्चन जो है केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ कह सकते हैं। स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड, ये भी आपका जीओसी का क्वेश्चन है। आगे देखिए, आप अगर नहीं देखना चाहें तो आप स्किप करके आगे बढ़ जाइए, आप स्किप करके आगे बढ़ जाइए। विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट, ये भी आपका जो है जीओसी का क्वेश्चन है। देख रहे हैं आप, मतलब ये क्वेश्चन आपको देखने से ये आइडिया लगेगा कि आपको पढ़ना ही पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, क्या पढ़ना है, उसके बाद आपको यकीन हो जाएगा। अब देखिए क्या ट्रू है, तो एल्केलाइन ये सब ये आपका है आयनिक इक्विलिब्रियम से ही रिलेटेड, यानी एसिड बेस जहाँ पे हम पढ़ते हैं। ये देखिए मार्कोनी-कॉव रूल, ये भी आपका हाइड्रोकार्बन का रिएक्शन है। और ये है आपका क्या है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड नहीं, ये मतलब आप इनऑर्गेनिक में पढ़ेंगे। ये देखिए आइसोमर ऑफ डाइएथिल ईथर, ये है आपका आइसोमेरिज्म से क्वेश्चन। और ऑक्सीडेशन पे ये क्या देता है, तो ये आपको पढ़ाया जाता है हाइड्रोकार्बन में। नेक्स्ट देखिए, ये आपको जीरो ऑर्डर रिएक्शन केमिकल काइनेटिक्स में पढ़ाया जाता है। येलो कलर कौन देता है, ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में पढ़ाया जाता है। एस्पिरिन क्या है, ये आप फिनॉल में पढ़ेंगे। मतलब आप देखेंगे ना ऑर्गेनिक कंपाउंड जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, तो वहाँ पे 5-6 चैप्टर हैं, तो उस चैप्टर से भी क्वेश्चन बनते हैं। यानी जहाँ पे हम केवल रिएक्शन पढ़ते हैं कि मतलब एल्कोहल हो गया, फिनॉल हो गया, कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया, ईथर हो गया, इन सबको हम उसका मेथड ऑफ प्रिपरेशन क्या होता है, उनकी प्रॉपर्टी क्या होती है, इससे भी बहुत सारे यहाँ पे क्वेश्चन बनते हैं। अब देखिए ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ CR, ये भी आपका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से रिलेटेड क्वेश्चन है। फिर यहाँ पे आपका ये फिर से हाइड्रोकार्बन से रिलेटेड क्वेश्चन, ये है आपका आइसोमेरिज्म से क्वेश्चन। तो ये अभी तक बिहार का ही चल रहा है, आप इसको रोक रोक के देख लेना कितने क्वेश्चन आपसे कैसे क्या है। आप ये देखेंगे ना बायोमोलिक्यूल, क्लास 11th एनसीईआरटी बायोमोलिक्यूल में ये आपको लाइन टू लाइन मिलेगा। अब देखिए क्या है, DNA, ये सब बायोलॉजी में सब कुछ है। ये RQ जो है रेस्पिरेशन कोसेंट, ये भी आपको रेस्पिरेशन इन फ्लावरिंग प्लांट में पढ़ाया जाता है। क्या हो गया, हेरिडिटी डिजीज यानी जेनेटिक्स से क्वेश्चन है। हार्मोन्स बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, चाहे वो एनिमल हार्मोन्स हो या प्लांट हार्मोन, बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। अब ये देखिए एचटेट TGT साइंस का, तो यहाँ भी आप देखेंगे क्वेश्चन को, तो ये भी क्या है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, यानी ये काइनेमेटिक्स का क्वेश्चन है। विनेगर ऑन रिएक्शन, ये तो क्लास 10th से ही आपको इसका आंसर मिल जाएगा। सॉल्ट कंसंट्रेशन ऑफ ब्लड, ये क्या है, इंडोपैरासाइट, ये भी मतलब क्लास जो है आपको नहीं क्लास 11-12 से मिलेगा। हेट्रोसिस्ट आपको क्लास 11th में ही मिल जाता है जब आप पढ़ते हैं बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, हाँ वहाँ से। आगे देखिए क्या है, ये है आपका काइनेमेटिक्स का क्वेश्चन। और कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, यानी जब हम प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड पढ़ते हैं तो ये उससे रिलेटेड क्वेश्चन है। एप्लीकेशन ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, ये तो क्लास 10 से ही मिल जाएगा। डेवोनियन पीरियड, ये है आपका यूलूशन से रिलेटेड चैप्टर से, मतलब यूलूशन से है। तो इस तरह से क्वेश्चन देखिए 9th 10th 11th 12th सबसे पूछे जाते हैं, तो आपको सारी एनसीईआरटी करनी होगी। तो चलिए अब हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं कि एनसीईआरटी को कैसे करना है, कहाँ से करना है। तो ये क्वेश्चन आप देख लेना। तो यहाँ पे देखो DSSB का भी एक क्वेश्चन मैंने उठा लिया है, स्क्रीनशॉट लेने की वजह से ये क्लियर नहीं है, पर ऑप्शन से तो पता चल ही सकता है। ये जो है मतलब ये जो क्वेश्चन है ये है आपका ग्रेविटेशन से रिलेटेड। मैंने यहाँ पे DSSB के क्वेश्चंस क्यों नहीं इंक्लूड किए हैं, क्योंकि देखिए अभी मैं आपको यहाँ पे पॉइंट में एक चीज़ और मेंशन करूँगी, वो है PYQs कहाँ से करने हैं, तो ये भी बताऊँगी। तो वहाँ पे आपको बताऊँगी कि मैंने क्यों नहीं मेंशन किए हैं। अब देखिए ये है आपका प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड से रिलेटेड क्वेश्चन, जो कि आपको DSSB में पूछे गए हैं। तो ग्रेविटेशन हो या प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड हो, ये दोनों भी क्लास 11-12 से ही है। अब ये देखिए एक क्वेश्चन है लुकास रिएजेंट, ये आप पढ़ते हैं ना एल्कोहल में, तो वहाँ पे उसका टेस्ट पढ़ाया जाता है। यानी तो लुकास रिएजेंट जो होता है वो एल्कोहल के टेस्ट में हेल्प करता है। तो
उससे रिलेटेड क्वेश्चन है, यानी ये आपको 9th 10th में नहीं मिलेगा। तो अब हम आपको यहाँ पे बताते हैं कि इन सारी चीज़ों को, क्वेश्चन तो मैंने आपको दिखा दिया कि क्वेश्चन किस तरह से कहाँ से पूछे गए हैं, 9th 10th 11th 12th सबसे पूछे गए हैं। तो अब है आपको ये बताना, अब आपको ये बताना है कि रिसोर्सेज क्या होंगी, हमको कौन कौन सी वीडियोज़ करनी है, कहाँ से करनी है। तो चलिए मैं आपको दिखा देती हूँ सर्च कर करके। देखो, या तो आप खुद सर्च कर लेना, या फिर मैं जो है टेलीग्राम में वीडियोज़ का प्लेलिस्ट भेज भी दूंगी, वहाँ से भी ले सकते हो। मन करे तो सर्च भी कर लेना। तो देखिए, सबसे पहले जूलॉजी के लिए आपको क्या करना है, आप यूट्यूब पे जाना, वहाँ पे नॉर्मली सर्च करना NCERT लाइन बाय आकांक्षा अग्रवाल मैम। तो ये जो मैम है इनका नाम है आकांक्षा अग्रवाल। ये जो है कंप्लीट NCERT 11th and 12th NCERT लाइन बाय लाइन जो है पढ़ाई हुई हैं। तो यहाँ से आपको जूलॉजी क्या करना है, कंप्लीट करना है, कवर करना है। उसके बाद देखना कोई सा भी TGT एग्जाम हो, 11th 12th से जितने भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे एक एक क्वेश्चन बन जाएंगे। क्योंकि देखो, क्वेश्चन तो बनने हैं NCERT की लाइन से ही, और NCERT की लाइन जब तक आपको समझ नहीं आएगी तब तक वो आपको लर्न नहीं होगी, याद नहीं होगी। तो ये मैम से आप पढ़ के देखना, बहुत मस्त पढ़ाती हैं। तो जब आप पढ़ेंगे, देखिए सबसे पहले मैं आपका एक कन्फ्यूजन दूर कर दूं, ये मैम जो पढ़ाती हैं ये नीट के लिए पढ़ाती हैं, यानी मेडिकल एग्जाम के लिए पढ़ाती हैं। तो आपको देना है टीचिंग एग्जाम, पर जो आपका क्वेश्चन है वो आता है NCERT से। तो यहाँ इससे कोई फर्क ही नहीं पड़ना चाहिए कि मैम किसके लिए पढ़ाती हैं। तो आपको तो बस इससे मतलब होना चाहिए कि हमको NCERT की लाइन बाय लाइन समझनी है, लर्न करनी है, याद करनी है, जिससे NCERT से बनने वाले हर एक क्वेश्चन एग्जाम में हम सॉल्व कर पाएँ। तो आप ये सब एक्सक्यूज मत देना कि ये मेडिकल के लिए पढ़ाती हैं तो हम नहीं पढ़ेंगे। तो नहीं पढ़ेंगे तो आपकी मर्जी, पर अगर आप इनसे पढ़ेंगे, मतलब इस सीरीज को फॉलो कर लेंगे, तो आपका जो है कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। बाकी आपको क्या फॉलो करना है क्या नहीं, ये आपकी मर्जी है। तो मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए, सबसे पहले मतलब ये एकदम सीरियल में है, आप क्लास 11 12 की NCERT को ले लेना। उसके बाद जैसे जैसे पढ़ाते जाएंगे आप उसमें मार्क कर लेना, और साथ साथ में कुछ ऐड करना हो, कुछ पॉइंट तो ऐड कर लेना, या फिर नोट्स भी खुद का बना सकते हो, मतलब समरी नोट्स टाइप में। तो देखिए यहाँ पे क्या है, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स। ये मतलब वीडियोस तो लंबे होंगे, क्योंकि अब NCERT की लाइन बाय लाइन भी समझनी है और 1 घंटे में थोड़े ना होगा। तो इसीलिए मैं बोल रही हूँ, कोई भी कोचिंग मतलब ज्वाइन करना अच्छा नहीं होता, क्योंकि वो लोग ऐसा पढ़ाई नहीं सकते हैं। और आप खुद सेल्फ स्टडी के थ्रू ना बहुत फास्ट भी कर सकते हैं, मतलब सारी चीज़ों को। और वहाँ पे आपको ये नहीं करना होगा कि हमको एक दिन में एक ही लेक्चर पढ़ने को मिलेगा, एक ही टीचर आएंगे, संडे को छुट्टी हो गई तो उन सब का क्या होगा। क्योंकि ये तो है नहीं कि आपको 7 दिन जो है बैचेज में पढ़ाए जाते हैं, जहाँ भी कोचिंग आप लेते हैं। तो सेल्फ स्टडी क्या होता है, आप इसको रेगुलरली फॉलो कर सकते हैं, चाहे संडे हो, छुट्टी हो, कुछ भी हो। तो आप इस सीरीज को फॉलो करके देखना, आपको बहुत हेल्पफुल होगा। और खासकर जब आपको NCERT की लाइन समझ आने लगेगी तो बहुत मस्त लगेगा। अब देखिए, यहाँ पे मैंने आपको वहाँ पे चैप्टर मेंशन कर दिए हैं कि कितने चैप्टर हैं। तो ये टोटल 17 चैप्टर हैं। तो इस तरह से आप देखेंगे, ये है 3 घंटे 41 मिनट की वीडियो, 3 घंटे 56 मिनट की वीडियो। इस तरह से वीडियोस तो लंबी हैं। तो आप एनिमल किंगडम हो गया, मैंने अभी आपको दिखाया एनिमल किंगडम से कितने सारे क्वेश्चन भर भर के पूछे गए हैं। तो एनिमल किंगडम कर लेना, बायोमोलिक्यूल्स कर लेना, ये आपको देखने की ज़रूरत नहीं है, नीड ड्रॉपर ये सब, ये ज़रूरत नहीं है। फिर आगे देखो क्या है, हाँ डाइजेशन हो गया, ये हो गया रेस्पिरेशन यानी ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस, बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन हो गया, एक्सक्रीशन हो गया, लोकोमोशन हो गया। ये सब मतलब ये जो सारे चैप्टर है ना, इनको मिला के हम बोलते हैं एनिमल फिजियोलॉजी। अब देखिए केमिकल कोऑर्डिनेशन, आप देखेंगे DSSS में हार्मोन से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो इस चैप्टर तो खासकर बहुत अच्छे से कर लेना। उसके बाद न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन हो गया, ह्यूमन रिप्रोडक्शन हो गया, रिप्रोडक्टिव हेल्थ हो गया, इवोल्यूशन हो गया, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज हो गया, बायोटेक्नोलॉजी हो गया, बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन हो गया, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स हो गया। अब आप देखेंगे, आप हो सके तो इस लास्ट वाले वीडियो को छोड़ देना, यानी कॉकरोच फ्रॉग आप में नहीं पूछे जाएंगे। ऐसा तो कोई क्वेश्चन आज तक दिखाई नहीं है, मतलब किसी भी TGT एग्जाम में, तो उसको छोड़ देना, ये लास्ट वाला छोड़ देना। और ये बायोटेक्नोलॉजी क्या है आप देखेंगे, मतलब अभी मैंने जितना दिखाया उसमें तो ये नहीं है, लेकिन DSSS में ना बायोटेक्नोलॉजी से भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो कर लेना। अब मैं आपको दिखाती हूँ बॉटनी के लिए कौन सी सीरीज आपको फॉलो करनी है।
तो देखिए ये है आपका मतलब यहाँ से आप बॉटनी को कवर कर लेना। ये भी क्या है, एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन। आप इसको कैसे सर्च करेंगे, एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन बाय बिपिन सर, ऐसे सर्च कर लेना, आपको ये प्लेलिस्ट मिल जाएगा। या फिर मैं तो आपको टेलीग्राम पे सेंड कर ही दूंगी, आप चाहे जहाँ से देख लेना। यहाँ पे देखिए क्या है आपका, लिविंग वर्ल्ड हो गया, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, प्लांट किंगडम, मार्फोलॉजी, एनाटॉमी। हाँ, अब यहाँ पे ध्यान देना, मार्फोलॉजी एनाटॉमी इसको जो है छोड़ देना। मार्फोलॉजी एनाटॉमी क्या करना है, छोड़ देना। मैं आपको बोल रही हूँ मार्फोलॉजी एनाटॉमी छोड़ देना। क्या करना, अगर मतलब एग्जाम डेट जल्दी नहीं आता है, थोड़ा लेट होता है, उसके बाद देखना, मतलब क्योंकि इससे बहुत कम ही क्वेश्चन बनते हैं, तो इसको छोड़ देना। लेकिन एनाटॉमी जो है ना, इसका आगे का पोर्शन कर लेना, या फिर पूरा चैप्टर कर लेना, पर लास्ट में करना, क्योंकि उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन ये जो है सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, इसको तो एकदम एनसीईआरटी की लाइन जो है ना, उसको घूट के पी जाना, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनता ही बनता है। वो भी एक एक नहीं, 4-5 क्वेश्चन 6 क्वेश्चन यहाँ से बन जाते हैं। सेल साइकिल एंड डिवीजन कर लेना। उसके बाद देखिए ट्रांसपोर्ट इन प्लांट, मिनरल न्यूट्रिशन, फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन, प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन। आप देखेंगे जो इन्वायरमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं वो यहाँ से कवर हो जाएंगे। इकोसिस्टम हो गया, बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन। उसके बाद है मॉलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। तो इन सबको, इन सारे चैप्टर को आप यहाँ से जो है कवर कर सकते हैं। अब देखिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए आप सर्च कर लेना इसको, मतलब IUPAC इन वन शॉट बाय पंकज सर। तो ये प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगा। यहाँ से आप जो है IUPAC सबसे पहले देखिए, यहाँ जो वीडियो सीक्वेंस में जैसे है ना, ऐसे ही कवर करना, क्योंकि अगर आप बीच से उठाओगे तो समझ नहीं आएगा। तो सबसे पहले IUPAC करना, फिर आइसोमेरिज्म करना, उसके बाद GOC करना। तो देखो सबसे पहले जो जूलॉजी है, बॉटनी है, उसको तो कंप्लीट कर लेना। उसके बाद जो है ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक पे स्विच करना। सबसे पहले इनऑर्गेनिक पे जाना, फिर ऑर्गेनिक पे। देखो ऑर्गेनिक जब करना तो सबसे पहले IUPAC, फिर आइसोमेरिज्म, फिर GOC, क्योंकि ये तीनों चैप्टर बेस हैं ऑर्गेनिक के। अगर ये तीनों चैप्टर अच्छे से समझ आ गए तो आगे के सारे चैप्टर ईजी हो जाते हैं। हाइड्रोकार्बन्स, मैंने अभी आपको कई सारे क्वेश्चन दिखाए, तो हाइड्रोकार्बन, हेलो एल्किन्स, हेलो एरिन्स जो है, इसको भी करना तो बाद में कर लेना। ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट हो गया, एल्कोहल्स, फिनॉल्स एंड ईथर हो गया। तो एल्कोहल फिनॉल में ना टेस्ट होते हैं कुछ, जैसे एल्कोहल के लिए कुछ टेस्ट होते हैं, फिनॉल के लिए, तो यहाँ से क्वेश्चन कई बार बना लिए जाते हैं। उसके बाद एल्डिहाइड एंड कीटोन्स छोड़ सकते हो, कार्बोक्सिलिक एसिड छोड़ सकते हो, डाइएजोनियम साल्ट छोड़ सकते हो। तो देखो जो मैं बोली हूँ छोड़ सकते हो या मत करना, उसको जो है आप क्या करना, लास्ट में कर लेना, जब ऐसा लगे कि अभी टाइम है तब करना। लेकिन सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं उनको कवर करना आप। एमीन्स भी छोड़ सकते हो। बायोमोलिक्यूल कर लेना। केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ तो कर ही लेना, एकदम कर लेना, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। और ये क्वालिटेटिव एनालिसिस जो है कर लेना, इसको भी। इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री करना ही करना है। प्योरिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड करना ही करना है। पॉलीमर करना ही करना है। और ये लास्ट का ये जो 2 वीडियो है इसको नहीं करना है। तो पॉलीमर ये सारे के सारे जो लास्ट में दिए हैं इसको कर लेना। मतलब बायोमोलिक्यूल से आप जो है जब देख रहे होंगे ना तो लिख लेना, जो मैं बोल रही हूँ उसको आप कॉपी में नोट कर लेना। देखो इनऑर्गेनिक के लिए आपको क्या करना है, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, जूलॉजी बॉटनी करेंगे। उसके बाद आप जो है इनऑर्गेनिक करना, इनऑर्गेनिक के बाद फिर ऑर्गेनिक करना, फिर फिजिकल करना। इस तरह से इस सीक्वेंस को फॉलो करना। तो इनऑर्गेनिक में आपको क्या क्या करना है, सबसे पहले पीरियोडिक टेबल। सबसे पहले आप पीरियोडिक टेबल चैप्टर को कंप्लीट कर लेना अच्छे से देख के। उसके बाद केमिकल बॉन्डिंग, पीरियोडिक टेबल, केमिकल बॉन्डिंग। और देखिए ये दोनों वीडियोज को बहुत अच्छे से करना, बहुत अच्छे से एकदम, मतलब इसका जो भी कॉन्सेप्ट वगैरह होगा सब कुछ नोट डाउन कर लेना। जितने भी क्वेश्चन कराए जाएंगे उन सारे क्वेश्चन को देख लेना। हाइड्रोजन चैप्टर जो है छोड़ सकते हो, P ब्लॉक इन वन शॉट, इसको कर लेना मन होगा, या फिर छोड़ भी सकते हो। रुको, P ब्लॉक देखो यहाँ से जो क्वेश्चन जितना बने हैं वो मैक्सिमम पीरियोडिक टेबल या फिर केमिकल बॉन्डिंग से ही बने हैं। तो आप इन दोनों चैप्टर को ही करना। हाइड्रोजन छोड़ देना, P ब्लॉक छोड़ देना, D एंड F ब्लॉक छोड़ देना, लेकिन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कर लेना। तो यहाँ पे देखना कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के लिए आप D और F ब्लॉक कर लेना, क्योंकि यहाँ से फिर वो रिलेट होता है। उसके बाद S ब्लॉक भी मन होगा तो कर लेना, या फिर लास्ट में करना, लास्ट में। और मेटलर्जी कर लेना, क्योंकि मेटलर्जी से भी क्वेश्चन कई बार देखे जाते हैं, तो मेटलर्जी कर लेना। यानी इनऑर्गेनिक में आपको ज़्यादा वीडियोज नहीं देखने हैं। क्या है, पीरियोडिक टेबल, केमिकल बॉन्डिंग, उसके बाद
कोऑर्डिनेशन कंपाउंड और मेटलर्जी। ये 4 वीडियोस करना, उसके बाद लास्ट में करना जो एक है क्या डी एंड एफ ब्लॉक, पी ब्लॉक, एस ब्लॉक, लास्ट में कर लेना अगर मन होगा तो। मतलब टाइम के हिसाब से, मन क्या टाइम के हिसाब से देखना। देखो फिजिकल केमिस्ट्री आप कहाँ से करेंगे, ये है तो आप क्या सर्च करेंगे, मोल कॉन्सेप्ट इन वन शॉट प्रेजेंट नीट करके डाल देना तो ये आपको मिल जाएगा, या फिर प्लेलिस्ट शेयर कर ही दूंगी, वहाँ से भी देख लेना, जैसे आपकी मर्जी। तो यहाँ पे क्या है, सबसे पहले आपको मोल कॉन्सेप्ट करना होगा, क्योंकि मोल कॉन्सेप्ट जो है ना वो बेस बनता है, यानी जब तक आप मोल कॉन्सेप्ट नहीं करेंगे आपको आगे की कोई भी चैप्टर समझ नहीं आएंगे। तो मोल कॉन्सेप्ट से ही आगे के सारे चैप्टर रिलेट होते हैं। ये जो स्ट्रक्चर ऑफ एटम है ना, ये मतलब अगर आप मोल कॉन्सेप्ट नहीं भी करते हो फिर भी कर सकते हो, और स्ट्रक्चर ऑफ एटम से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं तो छोड़ना मत। क्या हो गया, मोल कॉन्सेप्ट हो गया, स्ट्रक्चर ऑफ एटम हो गया, उसके बाद आप करेंगे थर्मोडायनेमिक्स, उसके बाद करेंगे केमिकल इक्विलिब्रियम, उसके बाद आयनिक इक्विलिब्रियम। आयनिक इक्विलिब्रियम में अभी मैंने आपको दिखाया, वहाँ पे आपसे मतलब एसिड बेस जो हम पढ़ते हैं ना, ब्रांचेड एसिड लुइस बेस, ये सारी चीज़ें, और पी के वैल्यू, पी के बी वैल्यू, ये सारी चीज़ें। और आपसे क्या मतलब जो अभी मैंने आपको क्वेश्चन दिखाया था वो सब कुछ यहाँ से कवर होगा। तो जो जो चैप्टर बता रही हूँ उसे आपको करना ही करना है। रेडॉक्स रिएक्शन कर लेना, आपको यहाँ से मतलब कैसे किसी भी इक्वेशन को बैलेंस करते हैं ये पता चल जाएगा। तो ये 3 चैप्टर हो गया। सबसे पहले क्या हो गया, केमिकल इक्विलिब्रियम, आयनिक इक्विलिब्रियम, रेडॉक्स रिएक्शन। देखो यहाँ पे अगर आप केमिकल नहीं भी करो ना तो भी चल जाएगा, लेकिन क्या होता है अगर आप केमिकल नहीं करोगे तो आयनिक समझ नहीं आएगा, इस वजह से दोनों चैप्टर को करना ही होगा। और एनसीईआरटी में तो दोनों चैप्टर साथ ही दिए, मतलब इक्विलिब्रियम के नाम से ही केवल दिया गया है, तो इसको आप कर लेना। क्या क्या हुआ, मोल कॉन्सेप्ट, स्ट्रक्चर ऑफ एटम, थर्मोडायनेमिक्स, इक्विलिब्रियम, ये हो गया। रेडॉक्स रिएक्शन कर लेना, हाँ वहाँ से आपसे ऑक्सीडेशन रिडक्शन ये सारी चीज़ें जो है आप वहाँ पे पढ़ेंगे। हाँ उसके बाद आप करना, ये छोड़ देना, केमिकल काइनेटिक्स कर लेना, ये तो अभी लाइव चल रहा है तो ये जब रिकॉर्ड हो ही जाएगा, जब तक आप करेंगे तो ये सारी चीज़ें कवर कर लेना। अब क्या बचता है आपका, वो है हमारा फिजिक्स। तो फिजिक्स के लिए ये है पर 40 वीडियोज़ हैं और लंबी लंबी सी वीडियोज़ हैं। तो आप एक काम करना, सबसे पहले जूलॉजी, बॉटनी, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक, फिजिकल, ये सारी करना। उसके बाद टाइम बचता है तो आराम से इसको करना, अदरवाइज छोड़ भी सकते हो, केवल 9th-10th से कर लेना। बट अगर आपको ऐसा है कि मुझे मतलब क्वेश्चन करने ही करने हैं, चाहे जहाँ से आ जाएँ सारे करने हैं, तो इन सारी चीज़ों को आपको फॉलो करना पड़ेगा। तो DSSB का एग्ज़ाम अभी तो कुछ कंफर्म है नहीं कि कब होगा। अगर आप जो है इसी सीक्वेंस में फॉलो करना कि जूलॉजी बॉटनी को जल्दी से जल्दी कवर करने की कोशिश करना, क्योंकि वहाँ से मैक्सिमम क्वेश्चन बन जाते हैं। वैसे तो पैटर्न चेंज होता रहता है, कभी कभी क्या होता है बायोलॉजी से 40 क्वेश्चन पूछ लेते हैं, और कभी क्या होता है कि मतलब थोड़े क्वेश्चन कम हो जाते हैं, तो वो तो आपका लक होगा अगर वहाँ पे 40 क्वेश्चन पूछ लेते हैं वो। तो इसलिए जो है जूलॉजी बॉटनी को सबसे पहले करना, उसके बाद जिस सीक्वेंस में मैंने बताया उसको करना, लास्ट में आप जो है फिजिक्स को करना। तो फिजिक्स 9th-10th कर ही लेना, क्योंकि जो इजी क्वेश्चन आएंगे कम से कम वो बन जाएंगे, लेकिन जो थोड़े हार्ड क्वेश्चन आएंगे फिर तो उनको छोड़ना पड़ेगा आपको। तो जब सब कुछ हो जाए, या फिर देखिए ये भी तो होगा कि एग्ज़ाम हो जाएगा तो उसके बाद भी आप जो है इसको जो है इन सारी वीडियोज़ को फॉलो कर लेना अपने आगे के एग्ज़ाम के लिए। तो ये जो स्ट्रेटजी है, ये जो वीडियोज़ हैं, ये जो सब कुछ मैं बता रही हूँ, ये आपको किसी भी TGT एग्ज़ाम में हेल्पफुल होगा। मैंने आपको सारे पेपर दिखा दिए हैं, क्वेश्चन दिखा दिए हैं। अब देखिए तो यहाँ पे बेसिक मैथमेटिक्स है, क्योंकि मतलब पूरी फिजिक्स जो है वो तो मैथमेटिक्स पे ही बेस है, मतलब वहाँ पे कैलकुलेशन इतने सारे होते हैं, तो मैथमेटिक्स तो करनी होगी। मतलब यहाँ पे बेसिक बताया जाता है कि किस तरह से आपको मतलब आगे के कैलकुलेशन में जो भी चीज़ें हेल्पफुल होंगी वो सब कुछ बताया जाता है। फिर काइनेमेटिक्स हो गया, जहाँ पे मतलब क्वेश्चंस बहुत सारे बनते हैं यहाँ से काइनेमेटिक्स में। फिर प्रोजेक्टाइल मोशन हो गया, लॉ ऑफ मोशन हो गया, जहाँ पे न्यूटन के तीनों नियम पढ़ते हैं। फिर ये सब फ्रिक्शन हो गया, सर्कुलर मोशन, वर्क पावर एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, सेंटर ऑफ मास कोलिजन, रोटेशनल मोशन, ग्रेविटेशन, इलास्टिसिटी, फ्लूइड मैकेनिक्स, सरफेस टेंशन, थर्मल प्रॉपर्टी। उसके बाद थर्मोडायनेमिक्स, ये क्या है KTG यानी काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। SHM हो गया, वेव हो गया, ये जो दोनों हैं SHM और वेव, ये किसी किसी एग्जाम में पूछे जाते हैं, किसी में नहीं भी पूछे जाते हैं।
साउंड हो गया, साउंड तो इम्पॉर्टेंट है, कर लेना, छोटा सा चैप्टर है। इलेक्ट्रिक चार्जेज एंड फील्ड हो गया, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, कैपेसिटर, करंट, इलेक्ट्रिसिटी। तो देखिए इस तरह से ये सारे क्या हैं, रेज ऑप्टिक्स, वेव ऑप्टिक्स, डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन, एटम एंड न्यूक्लियाई, सेमीकंडक्टर, ये सारे क्वेश्चन यहाँ पे हैं। यूनिट एंड डायमेंशन, हाँ देखो फिजिक्स में चाहे कुछ भी मत करना, फिजिक्स में चाहे कुछ भी मत करना, लेकिन ये एक जो चैप्टर है यूनिट एंड डायमेंशन, इसको करना ही करना, मतलब इसको मत छोड़ना, इसको तो कर ही लेना। मान लो आपने फिजिक्स में कोई भी लेक्चर यहाँ से नहीं देखा, पर आपको ये जो है इस लेक्चर को फॉलो करना है, यूनिट एंड डायमेंशन को, तो इसे आप अच्छे से फॉलो कर लेना, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। ये जो है सबसे छोटा चैप्टर है और सबसे हाई वेटेज चैप्टर है, मतलब सबसे ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं लेकिन ईजी होता है। तो यहाँ पे सारी चीज़ें हमारी, यहाँ पे क्या क्या पॉइंट हमारे मेंशन हो गए, यानी हम क्या क्या डिस्कस कर लिए। क्लास 11 12 एनसीईआरटी कहाँ से करना है ये हमने आपको बता दिया। व्हाट अबाउट 9 10, तो यहाँ पे देखो जब आप 11 12 की, मान लीजिए अभी आप जूलॉजी स्टार्ट करेंगे, सबसे पहले जूलॉजी बॉटनी, तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, जैसे आपने कोई चैप्टर उठाया, जैसे आपने उठाया सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, ठीक है, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, तो आप क्या करेंगे, आपने लेक्चर देखा, वो तो बॉटनी में आएगा, सॉरी, हाँ बॉटनी में आपने किया क्या, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, आपने इस वीडियोज को देखा, मतलब जो अभी मैंने आपको बताया, आपने वहां से वीडियो देखा सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। उसके बाद क्या करना है, एनसीईआरटी की रीडिंग करना। कौन सी एनसीईआरटी, क्लास 11th, क्योंकि ये 11th का है, मतलब 11th में ये आपको सेल द यूनिट ऑफ लाइफ मिलेगा, तो इसकी रीडिंग करना। और फिर क्या करना है, 9th या 10th में भी आपको सेल द यूनिट ऑफ लाइफ मिलेगा, तो जब आप इसको कर लेना, मतलब सबसे पहले लेक्चर देख लेना, फिर एनसीईआरटी की रीडिंग कर लेना, उसके बाद आप 9th 10th में जहाँ भी मतलब वो चैप्टर होगा उसकी भी रीडिंग कर लेना, तो आप देखेंगे ना कि कुछ भी बचा ही नहीं। यानी जब आप 11th चैप्टर का सेल द यूनिट ऑफ लाइफ को कवर कर रहे होंगे तो आपको 9 10th में कुछ बचेगा ही नहीं, यानी सारे पॉइंट ऑलरेडी उसमें इंक्लूड हो चुके होंगे। तो आपको डबल मेहनत नहीं करनी है कि सब एक बार हम 9 10th की एनसीईआरटी करेंगे फिर 11 12 की करेंगे। वैसे भी लोग आपको सजेस्ट करते ही रहते हैं कि 9 10th पढ़ लो, 9 10th पढ़ लो, तो आप लोगों ने, बहुत लोग होंगे जो कई बार पढ़ भी चुके होंगे, तो 11 12 एक बार करके देखो, 11 12 करो पूरा, 9 10th सब कुछ ऑटोमेटिक उसमें कवर हो जाएगा। तो इसको आप जो है फॉलो करना। अब आप, अभी मैंने आपको दिखाया कि लेक्चर बहुत लंबे लंबे हैं, मतलब 7 घंटे के लेक्चर हैं, 8 घंटे के हैं, 4 घंटे के भी हैं, 2.5 घंटे के भी हैं, इस तरह से लेक्चर हैं। तो आपको क्या करना है, आप उसको चंक्स में करना, यानी क्या करना, ऐसा मत सोचना कि एक ही बार में लेके बैठेंगे पूरे 7 घंटे का हम लेक्चर खत्म करेंगे। ऐसा करने से क्या होता है, मतलब कुछ लोग होंगे जिनका पोटेंशियल होगा कि वो ख़त्म कर सकते हैं, लेकिन हमारा जो ब्रेन होता है वो इतने लंबे समय तक, वो भी मतलब पढ़ाई में तो बिल्कुल नहीं कंसंट्रेट कर सकता। हाँ मूवी ज़रूर देख सकता है वो। तो यहाँ पे क्या करना, आप मान लीजिए 2 घंटे पढ़ें, ठीक है, 2 घंटे या 1 घंटे, जैसा भी, जैसे आपको लगे कि अब मुझे समझ नहीं आ रहा, वहीं पे रोक देना। तो उसके बाद थोड़े देर बाद कुछ और काम करने के बाद या फिर कुछ और पढ़ने के बाद, जैसे देखिए 100 मार्क्स का आपका क्या है, जनरल पेपर है, 100 मार्क्स का साइंस है, तो आप जो है ना साइंस का आपने 1 घंटे देखा, उसके बाद जनरल पेपर में कुछ पढ़ लेना, उसके बाद फिर से उस लेक्चर पे आना, फिर आगे कंटिन्यू करना। और देखो जैसे कोई हेडिंग वाइज हेडिंग एनसीईआरटी में पढ़ा हुआ है, तो एक हेडिंग जैसे कंप्लीट होता है, लेक्चर को रोकना और फिर उसकी रीडिंग लगा लेना, लेक्चर को रोकना, उसकी रीडिंग लगा लेना। इससे क्या होगा ना, आपका रिवीजन साथ साथ हो जाएगा। और जो भी चैप्टर पढ़ना उसको भूल मत जाना, जब नेक्स्ट चैप्टर पढ़ना तो उसके पहले एक बार एनसीईआरटी को मतलब रीड कर लेना। आप जितनी बार रीड करेंगे उतने अच्छे से उसकी लाइंस आपको याद होंगी, समझ आएंगी। समझ तो आपको लेक्चर से आ जाएंगी, बाकी लर्न कब होंगी, जब आप उसको रिवाइज करते रहेंगे। और अगर आप फुल कंसंट्रेशन के साथ देखेंगे तो बहुत सारी चीज़ें साथ साथ आपको रिवाइज भी हो जाएंगे। और सबसे अच्छी बात है कि मतलब 11th से क्वेश्चन आते तो हैं, पर इतना डीपली नहीं घुस के पूछता, बहुत ही ऊपर से, यानी डायरेक्ट एनसीईआरटी की लाइन से ही तो पूछा है। तो इस वजह से आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगा। और जब भी लेक्चर को करना, पेशेंस रखना, घबराना मत कि इतने लंबे लेक्चर हम कैसे लेंगे। तो आप सोचिए आपको टीचर बनना है और आप ही थक जाएंगे, फिर बच्चों को क्या पढ़ाएंगे। और वैसे भी अगर आपको 9 10th के बच्चों को पढ़ाना है तो आप 9 10th पढ़ के ही उनको नहीं पढ़ा सकते हैं, आपको और भी ऊपर की चीज़ें आनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको डिस्कस कर ही दिया। और क्या है, योर एटीट्यूड मैटर इन योर सिलेक्शन, तो बिल्कुल सही है। अभी आप देखेंगे, आप कोई सॉन्ग सुन लेते हैं तो आपके दिमाग में वो सॉन्ग चलता रहता, बल्कि आप खुद भी गुनगुनाते रहते हैं। लेकिन आप कोई लेक्चर करेंगे तो क्या होगा, लेक्चर जैसे ही आपने वीडियो से, मतलब आप क्या बोलेंगे, चलो अभी थोड़ा देर नहीं पढ़ते हैं, और जैसे ही आप उठेंगे आपके दिमाग में
कई सारी चीज़ें चल रही होंगी, पर ये नहीं चल रहा होगा कि हाँ मतलब अभी हमने क्या पढ़ा। तो जो है पढ़ाई को इम्पोर्टेंस दीजिए, उसको अपने दिमाग में गाने की जगह पढ़ाई को चलाइए कि अभी हमने क्या पढ़ा, फिर आगे हमको क्या पढ़ना है, क्या हमने पढ़ा था उसका रिवीजन करते रहिए, कुछ उसके ट्रिक्स टिप्स अपने आप से बनाते रहिए लर्न करने के लिए। तो ये सारी चीज़ें जो है आप करते रहिए। अब एक कमेंट था, वो भी मैं इम्पॉर्टेंट था तो उसको भी यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं, वो आपके लिए भी हेल्पफुल होगा। अभी जो मैंने बोला ना पढ़ाई को इम्पोर्टेंस दीजिए, वहाँ पे मेरा कहने का मतलब कि पढ़ाई को टाइम दीजिए, मतलब जो भी आप पढ़ रहे हैं उसको टाइम दीजिए। अपना वक्त इंस्टा की रील्स देखने में, यूट्यूब के शॉर्ट देखने में बर्बाद मत कीजिए। आप जो है क्या करेंगे, आप पढ़ाई को टाइम दीजिए, लेक्चर देखिए, रिवीजन करिए, एनसीईआरटी पढ़िए, ये सारी चीज़ें। तो देखिए यहाँ पे क्या है, ये कमेंट क्या था अलेक्सा जी का, मैम वैकेंसीज बहुत ज़्यादा कम नहीं है, मतलब इनका मतलब एक क्वेश्चन टाइप में है कि बहुत ज़्यादा कम नहीं है। तो हम आपके इस बात से बिल्कुल एग्री हैं कि वैकेंसीज बहुत ज़्यादा कम है, यानी 79 वैकेंसी हैं DSSB TGT में इस बार फीमेल्स के लिए, तो बिल्कुल कम है। उसके बाद क्या था, शुड आई प्रिपेयर, तो बिल्कुल बहुत ज़्यादा कंपटीशन होगा क्या, कंपटीशन तो होना ही है क्योंकि वैकेंसीज रेगुलर तो आती नहीं है, इतने सालों सालों बाद आती हैं, तो कंपटीशन होगा, वैकेंसीज बहुत ज़्यादा कम है। इन दोनों बात से हम एग्री हैं। आपका क्वेश्चन शुड आई प्रिपेयर, तो बिल्कुल। तो देखिए यहाँ पे अभी जो मैंने आपको एक लाइन बोली कि एटीट्यूड, आपका एटीट्यूड मैटर करता है आपके सिलेक्शन में, तो यहाँ पे मैंने आप इनको रिप्लाई भी क्या है एटीट्यूड लड़ने का रखो, मतलब भागने का नहीं। एटीट्यूड जो आपका होना चाहिए, वैकेंसीज कम है ज़्यादा है क्या नहीं है, कोई मतलब नहीं है इससे। देखिए अब मैं अगर आपसे बोलूँ आपको एक ही सीट चाहिए, ठीक है, तो आप में से मान लीजिए आप 1000 लोग इस वीडियो को देखते हैं, सबको एक ही सीट चाहिए, बट सीट तो यहाँ पे 79 ही है ना, तो मिलनी तो 79 लोग को ही है। तो ये तो है नहीं कि केवल 79 लोग को मैं बोल दूं कि आप प्रिपेयर करो। मुझे कैसे पता कि कौन उसमें सेलेक्ट होगा कौन नहीं होगा? सेलेक्ट कौन होगा? जो मेहनत करेगा। तो यहाँ पे क्या है, एटीट्यूड लड़ने का रखो। अरे कोई बात नहीं, वैकेंसी कम है तो कम है, लेकिन अगर मान लीजिए आप प्रिपेयर नहीं करते हैं तो वो तो आप वैसे भी बाहर हो जाएंगे, आपका सिलेक्शन वैसे भी नहीं होना। लेकिन अगर आप मेहनत करेंगे तो आपका चांस बनेगा। तो इस वजह से यहाँ पे क्या है, आपको प्रिपेयर करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। आप एक नहीं सबको, मतलब अगर आप एलिजिबल हो तो आपको करना चाहिए। आप ये मत सोचो कि कम है ज़्यादा है क्या नहीं है। अगर 79 वैकेंसी है तो 79 लोगों का ही होना। अब किसका होना ये तो नहीं पता है ना, ये तो है नहीं कि किसी को पता है किसका होना किसका नहीं। चलो आपका होना आप कर लो, आपका नहीं होना आप मत करो, ऐसा तो कुछ है नहीं। जो मेहनत करेगा उसका हो जाएगा। तो आप सब लोग जो है अच्छे से पढ़ाई करो, अच्छे से फॉलो करो, मेहनत करो यार। मेहनत करोगे कहीं ना कहीं सक्सेस मिल ही जाएगी। तो आई होप ये आपको इसका जवाब मिल गया होगा और भी लोगों को इससे कुछ सीखने को मिला होगा। तो यहाँ पे हमारे सारे पॉइंट जो भी हमको यहाँ पे डिस्कस करने थे, आई होप मैंने हर एक पॉइंट को अच्छे से क्लियर किया है, सब कुछ बताया है। इसके बावजूद अगर आपके मन में कोई डाउट आता है, कोई क्वेश्चन आता है, आप कमेंट में लिख देना। और ये वीडियोज आपके लिए कितनी हेल्पफुल है इसको भी बता देना। मतलब आप मुझे बताना कि ये जो मैंने आपको रिसोर्सेज बताए हैं, जो स्ट्रेटजी बताई है, ये आपके लिए कितनी हेल्पफुल है। आप इसके बारे में क्या सोच रहे हैं? कहीं आपको ऐसा तो नहीं लग रहा कि कुछ भी बता दिए हमको नीट से जो है पढ़ने को बोलनी, ऐसा कुछ तो नहीं लग रहा। देखिए मैंने आपको क्या बताया, एनसीईआरटी आपको करनी है तो आप एनसीईआरटी को कर लो, कहीं से भी कर लो। आपको तो एनसीईआरटी की लाइन समझनी है ना। तो इससे क्या फ़र्क पड़ता है कि हम मेडिकल वाले टीचर से पढ़ें, उनसे पढ़ें। बैचेज आप जो है कोचिंग के पीछे मत भागो कि हम उस कोचिंग में, कोचिंग तो कभी सिलेक्शन कराता ही नहीं है, तो कोचिंग के पीछे बिल्कुल मत भागो कि हम उसमें एडमिशन ले लेंगे तो हमारा सिलेक्शन हो जाएगा। कतई नहीं होगा। आप जो है सेल्फ स्टडी करो तो इससे ज़्यादा चांस बनेंगे। और सेल्फ स्टडी का मतलब क्या, वीडियोज़ देखो, उसको रिवाइज करो, उसका नोट्स बनाओ, इस तरह से जो है आप अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करो। तो इस वीडियो के बारे में अपना फीडबैक देना मत भूलना। इस वीडियो में ही तक, मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, बी हैप्पी, बी पॉजिटिव।